तो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऑडिट कमेटी का भाई सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। बोर्ड के पहले आइटम जाते हैं ऑडिट कमेटी में। तो जब ऑडिट कमेटी में कोई एजेंडा प्लेस होता है, कोई भी आइटम प्लेस होता है, मान लो स्टैट्यूटरी ऑडिट अपॉइंट करना है, पहले कहा जाता है ऑडिट कमेटी में, ऑडिट कमेटी अप्रूव्स इट, देन इट गोज टू बोर्ड। तो बोर्ड उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, ऑडिट कमेटी में इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, बोर्ड विल टेक इट एज ओके एंड अपॉइंट कर देगा। तो ऑडिट कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट का सेक्शन 177 क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। क्या करेगा भाई? लिस्टेड कंपनी है, ऐसे ही करना है, एनीवेज एलओडीआर तो बोलता ही है। दूसरा, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो कि 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, पब्लिक कंपनी, तो उसको 3 में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पे ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है। वैसे पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और अगर उनका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है तो this same criteria is used for NRC and independent director का appointment. The same criteria is used for appointment of independent director at NRC. Okay. फिर और क्या बोलता है? ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजॉरिटी। तो देखो, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए? मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज़्यादा। मतलब सर क्या 3 में से 2 होने चाहिए। अगर 10 डायरेक्टर है तो 6 होने चाहिए, दैट इज मेजॉरिटी। ओके। और अगर जो भी आपका ऑडिट कमेटी का मेंबर बनेगा वो क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। फाइनेंशियली लिटरेट मतलब उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पढ़ना लिखना आता है, सिर्फ पढ़ना आता है, लिखना तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा टास्क है। रेगुलेशन 18 क्या बोलता है? रेगुलेशन 18 क्या हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी तो रखना है उनके पास में। तो क्या रिक्वायरमेंट है भाई? कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 2/3 जो है ऑडिट कमेटी के मेंबर्स वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एसआर इक्विटी अगर हो तो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए ऑडिट कमेटी। तो ये एसआर इक्विटी आपको पता है, कुछ वो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाला है। Financial literacy, all members of audit committee shall financially literate, at least one member shall have accounting or related financial management expertise. This shall be financial literate, सबके सब all members of audit committee shall be financially literate. ये कंपनीज एक्ट से थोड़ा ज़्यादा बोलता है। एंड कम से कम एक मेंबर का ना भाई अकाउंटिंग में तो एक्सपर्टीज होना चाहिए। चेयरपर्सन भाई प्रेजेंट होना चाहिए एजीएम में। जो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होगा कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी भाई। थोड़ा सा सीना छोड़ा करके बात कीजिए। इनविटेशन टू एग्जीक्यूट, ऑडिट कमेटी अपने डिस्क्रिशन पे फाइनेंस डायरेक्टर, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन, इंटरनल ऑडिट हेड एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इनको बोल सकता है कि आप ऑडिट कमेटी की मीटिंग में आओ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, एक एबीसी कंपनी है, उसकी जो ऑडिट कमेटी वो बोलती है कि सुनो भाई, तुम सब काम करते हो ठीक है, बट हमको ना तुम्हारा जो इंटरनल ऑडिटर है जो अपॉइंट करके रखा है उसके साथ सेपरेट मीटिंग चाहिए। तुम सब लोग बाहर जाओ, उससे बात करना है हमको कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बेस्ट। फिर ये रोल ऑफ ऑडिट कमेटी एक बार हम बात करते हैं, बट उसके पहले कुछ एक प्रोविजन ऐसा शॉर्ट में लिखा था, इतना ही, नॉट मोर देन दैट। सेक्शन 177 ऑफ ऑडिट कमेटी, एक देख लीजिए एक बार। ऑल लिस्टेड कंपनी, ये प्रोविजन थ्रेशोल्ड देन कंपोजिशन। यू कैन राइट दिस एक शॉर्ट में अगर आपको नोट चाहिए तो, और मेरे पास एलओडीआर के भी नोट्स थे, लेट मी जस्ट ओपन इट। यस, हियर दे आर। रेगुलेशन 18 क्या बोलता है? एवरी लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करेगा 3 मेंबर, 2/3 आईडी होने चाहिए, एसआर इक्विटी है तो सारे होने चाहिए, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ऑल मेंबर्स फाइनेंशियल लिटरेट। एक बनेगा अकाउंटिंग एक्सपर्टीज, और सीएस शुड बी सेक्रेटरी, और चेयरपर्सन मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। गॉट इट? होप आपने लिख लिया हो। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, गलती से मिस्टेक,
स्टैट्यूटरी ऑडिटर का लिख दिया मैंने। Okay, the role of audit committee with respect to corporate governance has been defined under LODR regulation as follows। क्या बोलता है ये? बहुत कुछ बोलता है सर, हमको इतना एग्जाम में लिखना है या कि नहीं भाई, इतना लिखना नहीं है, हम पढ़ते पूरा है, समझते पूरा है, बट आपको लिखना है सिर्फ जितना जितना पूछा जाए। 4 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, 5 मार्क्स के लिए 7-8 पॉइंट्स, 10 मार्क्स का आए तो फिर शायद आपको 15-16 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। रोल ऑफ ऑडिट कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये किधर लिखा है सर? ये लिखा है LODR। ओके, oversight of listed companies financial reporting process and disclosure of financial information to ensure that the financial statement is correct, efficient, credible. Recommendation for appointment, remuneration, terms of auditor, approval of payment to statutory auditor for any other service rendered by statutory auditor। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ऑडिट के अलावा कोई सर्विस लेते हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट करना है दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ऑडिटर। रिव्यूइंग विद मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट thereon before submission to the board for approval with particular reference to matters required to be included in director's responsibility statement to be included in the board report in terms of clause C this। okay, फिर changes in accounting policy practice, reasons for the same, major accounting entries involving estimates based on exercise of judgment by management, significant adjustment to financial statements arising out of audit findings। ऑडिट में कुछ गलती मिली, उसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ बड़ा चेंज कर रहे हो, उसमें बोले अरे तुमने जो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है वो इधर उधर कर दिया और ठीक करो। ओ माय गॉड, 1 करोड़ सिग्निफिकेंट। कंप्लायंस विद लिस्टिंग एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ RPT, मॉडिफाइड ओपिनियन इन द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये सब क्या करेगा? अप्रूव करेगा, रिव्यू करेगा ऑडिट कमिटी बिफोर इट इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ओके, रिव्यूइंग विथ मैनेजमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, बोर्ड को जाने से पहले क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी। Reviewing with the management the statement of uses, application of funds raised through an issue, public issue, right issue, preferential issue, statement of funds utilized for purpose other than those stated in the offered documents। बेसिकली अगर आपने एक चीज़ बोल के पैसा लिया था और उसमें यूज़ नहीं कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, तो फिर आपको ये उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हो थोड़ा सा पर्पज से, तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, effectiveness of audit process, approval or subsequent modification of transactions with related party, scrutiny of intercorporate loans and investment, valuation of undertaking or assets of listed entity, evaluation of internal control and risk management, reviewing with management performance of statutory and auditor internal audit, adequacy of internal control system, reviewing the adequacy of internal audit function including structure of internal audit department, staffing, seniority of official, heading of department, reporting structure, coverage, frequency of internal audit, discussion with internal auditors of any significant findings, follow up thereon, reviewing the findings of internal investigation by internal auditors into the matters where there is suspected fraud, irregularity or failure of internal control systems of a material nature, reporting the matter to board, discussion with statutory auditor before audit committee commences about nature and scope of audit as well as post audit discussion to ascertain areas of concern, to look into reasons of substantial defaults in the payments of the depositors, debenture holders, shareholders in case of non-payment of declared dividends and creditors, to review the functioning of whistleblower mechanism, approval of appointment or approval of CFO appointment after assessing qualification, experience and background, carrying out any other function as is mentioned in the terms of audit committee, reviewing utilization of loans, advance, holding etc. with the in the subsidiary company, holding company in the subsidiary company exceeding 100 crore or 10% of the size of subsidiary which is lower, including existing loans, advances, investment, investing. Consider and comment on rational cost benefit, impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc. on listed entity. सर बहुत पढ़ लिया, पर इतना याद रखना है,
तुमको ना मैं मार्क करके देता हूँ, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट समझो। ये एग्जाम में ना कुछ 1 लाइनर या 2 लाइनर का कुछ आ सकता है कि ये सब पूछेगा कंपनी ने ये किया है, क्या ये मैटर ऑडिट कमेटी में जाएगा, ये लिख सकते हो। फिर ये विसल ब्लोअर, CFO अपॉइंटमेंट, ये वाला एक पॉइंट लिख लो, ऑडिटर का स्कोप और नेचर डिसाइड करना। ये वाला इंटरनल ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, आपको लिखने हैं ये सब पॉइंट्स आपकी नोटबुक में, सारे नहीं लिखने हैं, जितने मैं बता रहा हूँ उतने लिख लीजिए। ये वैल्यूएशन वाला पॉइंट, इंटरनल कॉर्पोरेट लोन्स, इंटरनल कंट्रोल्स, फिर ये परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिट, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंटरनल इंडिपेंडेंट ऑडिटर, सॉरी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस चेक करना, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लेना, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये अदर फीस, बस इतना अगर आप कर लोगे दैट विल बी इनफ। अगर ज़्यादा छोटा आएगा छोटे पॉइंट्स लिखो, बड़ा आएगा बड़े पॉइंट्स लिखो, इतना शुड बी इनफ। ये जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट जो है मेरा ऐसा चल रहा है कि अगर मैं आपको सारी चेकलिस्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर पढ़ाऊँ तो इससे 2 पर्पज सर्व होंगे। एक तो सिंस इट इज़ नॉट समथिंग एंटायरली डिफरेंट, जो प्रोविजन है उसी को एक चेकलिस्ट फॉर्म में बनाया है, तो इसको हम ऑडिट चेकलिस्ट को अलग से पढ़ लेंगे, ऑडिट चेकलिस्ट करके एट द एंड में सारे चैप्टर का, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार आप इसको अलग से पढ़ोगे सारी चेकलिस्ट, एक साथ में एक पैटर्न मिलेगा और आपका डबल रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा पढ़ के सब रखा था, इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी बनाए थे, जैसे आप देख सकते हो। ऑडिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट चेकलिस्ट का नेमोनिक है फार्ट्स। फार्ट्स को हम बोलेंगे फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शेयर होल्डर इंटरेस्ट। वैसा जस्ट हम बाद में पढ़ लेंगे इसको। ये इस चेकलिस्ट नहीं है, थोड़ा अलग है, ये ड्यू डिलिजेंस की चेकलिस्ट है, तो मेरे हिसाब से हम इसको भी अगर हो पाए तो बाद में पढ़ लेते हैं एट द एंड, क्योंकि सिंस इट इज़ अ चेकलिस्ट तो इसको भी बाद में ले लेना ताकि आपका पैटर्न सही से बना रहे। इसका भी हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। अब हम पढ़ते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और CSR ऑडिट। फिर इसके बाद हमारा एक और ऑडिट आएगा विच इज़ टेक ओवर ऑडिट, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, एंड दैट विल बी डन फॉर द डे, बिकॉज लेबर लॉ वाला बहुत बड़ा है भाई, थोड़ा मतलब नॉट सो बिग बट इट इज़ इनफ कि आपको बोर हो जाएगा। सो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी समझा है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो हम उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बेसिकली देर आर वेरियस लॉज, उसमें से है हमारा कंपनीज एक्ट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, जो कि आपका ICSI का बेस्ट गाइडलाइंस होता है, वो सब बेस्ट प्रैक्टिस के। अब अगर आप ये सेक्रेटरियल चीज़ों को ऑडिट करोगे कि जो भी इसकी सेक्रेटरियल चीज़ें वो हुई है कि नहीं, इंक्लूडिंग अदर भी होते हैं, बट दिस इज मेनली कि सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्रेटरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चेक करेगा। तो अगर ये सब चीज़ें हुई है तो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या करेगा, ये सब चीज़ें चेक करेगा। और क्या चेक करेगा इसमें, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस, बोर्ड मीटिंग हुई या नहीं है। और हमने बोर्ड मीटिंग में लिखा है 6 डायरेक्टर्स आए थे, वेयर इज़ द प्रूफ कि 6 डायरेक्टर आए थे। मिनट्स में तुमने लिखा है 6 डायरेक्टर आए थे, बट तुम्हारा जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें 5 ही डायरेक्टर का साइन है। एक डायरेक्टर ने साइन क्यों नहीं किया आज तक, वो मीटिंग तो तुम्हारी 4 महीने पहले हो चुकी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो पकड़ेगा। ओके, सेक्रेटरियल ऑडिटर क्या है भाई, देखो ऑडिट हमने पढ़ लिया, अब सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होगा पढ़ लो, ये पढ़ते हैं समझो, इंपॉर्टेंट लाइन है। सेक्रेटरियल ऑडिट कवर्स नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस vis-a-vis their impact on the performance of company and verifies compliance of applicable laws। ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी की कैपेबिलिटी बढ़ती है मैनेजमेंट की, बिजनेस और रेपुटेशन रिस्क कम हो जाता है, फिर कंपनी के अफेयर्स अच्छे से कंडक्ट हो, इसका ये इंश्योर करता है। In the era of minimum government,
मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट आप पे फोर्सफुली रेगुलेशन लगाएगा नहीं, आप खुद से उसको कंप्लाई करोगे। हाँ, जैसे देखो हेलमेट वेयरिंग, हेलमेट पहनना क्या है मेरे हिसाब से बताओ तुम, इज इट सपोज टू बी गवर्नमेंट जॉब कि हम हेलमेट पहने ताकि हम सुरक्षित रहे, रोड पे एक्सीडेंट कम हो, और हुआ तो मरे ना इंसान? नहीं सर, मतलब अगर देखा जाए तो हमारी सेफ्टी के लिए हमने हेलमेट पहनना चाहिए, हम पहनते हैं नहीं। गवर्नमेंट बोलता है तुम हेलमेट नहीं पहनोगे ना तुम पे फाइन लगाएगा, और हेलमेट पहन लेता हूँ। दिस इज मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट बोल रही है हम पे फाइन लगेगा इसलिए हेलमेट पहन रहे हैं, ना कि हमारा कुछ अच्छा होगा, हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे इसलिए हेलमेट। तो वो होता है मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। हमको उल्टा करना है, हमको हेलमेट इसीलिए पहनना है क्योंकि हम सुरक्षित रहे, ना कि गवर्नमेंट कह रहा है इसलिए। ये कंपनी ने भी करना चाहिए कि हमको अच्छा काम करना है, सही से प्रैक्टिस रखना, नॉट बिकॉज गवर्नमेंट इज सेइंग सो बट बिकॉज वी वांट टू डू। Secretary postulates for independent verification of records, books, papers, documents by company. Secretary to check the compliance status of company according to provisions of various statutes, laws, regulations. Also to ensure compliance of legal and legal procedural requirements followed by the company. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस। छी भाई छी, हर बार इनको बेशर्मों की तरह वो लाइन डालनी है। एवरी ऑडिट, एवरी सिंगल ऑडिट, टेक और ऑडिट, CSR ऑडिट, जो भी झक मार के हम ऑडिट पढ़ेंगे, सब के सब मेरे दोस्तों आर इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस इंटेंडेड टू ऐड एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। तो आप एक ऑडिट को ऐसा मत बोलिए, अगर बोलना है तो स्टूडेंट हो तुम, अगर स्टूडेंट हो तो तुम समझो मेरे दोस्त कि क्या है एनी ऑडिट। टेक ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस इंटेंडेड टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑपरेशन ऑफ कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस इंटेंडेड टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। एनी ऑडिट इज देयरफॉर डिश। याद रखना, मैं डांट के इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब डेफिनेशन की बात आती है ये चैप्टर में, और अगर कोई बच्चा कोई डेफिनेशन लिख नहीं पाता है, उसकी इंग्लिश वीक है और वॉट एवर रीजन्स, तो मेरा खून खोलेगा। क्योंकि अगर तुम एक डेफिनेशन पढ़ लोगे ऑडिट की तो पूरे चैप्टर में वही चेपना है और उसके आगे आपको थोड़े से वर्ड्स ऐड करने हैं। टेक ओवर की जब डेफिनेशन बताओगे, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस ऑफ टेक ओवर लॉज, ऑफ टेक ओवर लॉज, हो गया डेफिनेशन खत्म। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस, ओके। एप्लीकेबिलिटी क्या है भाई सेक्रेटरियल ऑडिट की? सर सेक्रेटरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कुछ तो है, लिस्ट ऑफ कंपनी अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। किधर लिखा है सर? रूल 9 में लिखा है, पढ़ेंगे। देखो, लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी या फिर एवरी कंपनी प्लस एवरी कंपनी, सॉरी प्लस नहीं, और ओके। पब्लिक कंपनी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और एवरी कंपनी उसका अगर क्या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको क्या करना है? स्टैट्यूटरी और सेक्रेटरियल ऑडिट अपॉइंट करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, ओके। अगर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? MR3 फॉर्म नंबर MR3 सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। इट इज अ कंपनीज ड्यूटी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू PCS फॉर ऑडिटिंग। अरे कोई भी भाई ऑडिटर आएगा तुमसे बोलेगा अरे तुम्हारे बोर्ड मीटिंग के एजेंडा और मेरे को बाकी डॉक्यूमेंट्स दो, तो उन्हें नहीं देंगे। अरे चेक कैसे करेगा? कंपनी को देना तो पड़ेगा, नहीं दोगे तो दिस इज नॉन कंप्लायंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द रिपोर्ट शैल एक्सप्लेन, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, देखो ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन बताता है, देखो ये गड़बड़ हमको मिली है, तो बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो 2 लाख का फाइन। कोई भी इसका नॉन कंप्लायंस करे, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी का कोई बंदा नॉन कंप्लायंस करे, पैसा भरो। रेगुलेशन 24A ये भी बोलता है सेक्रेटरियल ऑडिट होना चाहिए, बट किसका बोलता है? एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इनको क्या करना है? सेक्रेटरियल ऑडिट करना है।
लिस्टेड एंटिटी अगर है तो याद रखना, एवरी मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. इफ इट इज मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट. इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पे ओके सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा बाय पीसीएस और एनुअल रिपोर्ट में बताएगा. अब सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस रिपोर्ट जो होती है वो कब तक सबमिट करनी है स्टॉक एक्सचेंज को? साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर. कहा गया. तो ये भी लोग MR3 में ही ये रिपोर्ट देंगे. सिंपल. LODR में भी वही है, कंपनीज एक्ट में भी वही है, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट एक ही है, बस 2 रेगुलेशन अलग है. लिस्टेड कंपनी को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है और कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ओके. पर्पस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होगा भाई? पर्पस सर जो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस है वो बेस्ट नॉच हो, ये जानने के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट होता है. तो पर्पस क्या है भाई? ये इफेक्टिव मैकेनिज्म देता है टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस रेगुलेशंस इंक्लूडिंग Companies Act, SEBI law, secretarial standards, other corporate and economic law applicable to company has been diligently done. This would give necessary comfort to investor, management, regulators and other stakeholders. Periodical secretarial audit helps to detect the instances of non-compliance, facilitates taking corrective measures well in time to avoid any further risk. Secretarial audit facilitates monitoring compliance requirement of law through a formal compliance management program which can produce the following positive results to the company. ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं पढ़ा ही रहा हूँ. तो सर आपने ना ये पूरा जो पार्ट है ये सिर्फ पढ़ के समझाया तो है ही नहीं, आपने पढ़ा ही है भाई. पढ़ने क्या समझने जैसे कंप्लायंस करना है लॉ का. पीरियोडिकल सेक्रेटरियल ऑडिट करोगे तो क्या होगा? आपको मदद होगी. किस चीज़ में मदद होगी? नॉन कंप्लायंस पकड़ा जाएगा, आप करेक्टिव एक्शंस कर सकते हो. ये चीज़ें ऑलरेडी हम हर जगह पढ़ चुके हैं. अगर चाहते हो मैं हर बार ये रिपीट करूँ तो ठीक है. सेक्रेटरियल ऑडिट अगर फैसिलिटेट होगा, क्या करेगा? ये करेगा आप कंप्लायंस मॉनिटर कर सकते हो. किस चीज़ का? लॉ का. कैसे? थ्रू अ फॉर्मल कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम. ये जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे. अगर नॉन कंप्लायंस नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे. Companies that go through extra mile with their compliance program lay the foundation for good work. अच्छी. Companies with effective compliance management program have lesser chance of being penalized, both monetarily and by way of imprisonment. क्या बात करिए. अगर आपको कोई चाकू नहीं मारेगा तो आपका मर्डर नहीं होगा. अगर आप आपके सर पे बंदूक रखोगे और उसकी गोली नहीं चलाओगे तो आपके सर में गोली नहीं जाएगी. ऐसी बात की है कि अगर आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम अच्छा है तो आप पे ना पेनल्टी लगने के चांसेस कम है. ऑब्वियसली भाई कंपनी पे पेनल्टी नॉन कंप्लायंस की तो ही तो लगती है, कुछ भी बके जा रहे. ऑब्वियसली कंपनी साथ इम्बाइब अपने ऊपर लेना, इम्बाइब अंतर्गत करना business and personal ethics and effective compliance management program within their work culture often enjoy employee and customer loyalty, public respect for their brand, which can translate into a better market capital and shareholder return. Recognition for a company as a good corporate citizen. Good corporate citizen. CSR करो, good corporate citizen. Secretarial audit करो, good corporate citizen. का अपना जो CG का compliance करो, good corporate citizen. Internal audit करो, good. अरे भाई हर चीज़ में good corporate citizen ही बनना है ना. क्यों रटा रहे हो बच्चों को ये सब? बट नहीं, हमको तो रटवाना है. अगर पढ़ने की बात होती तो ठीक है, बट रटवा तो रहे ये सब. इंटरनल ऑडिट भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट ना स्किप ही कर देते हैं. मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, इसकी 1-2 डेफिनेशन पढ़वा देता हूँ, बट ये सब ना हम नहीं पढ़ते हैं. इसका ना एक अलग से चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा. इंटरनल ऑडिट का चैप्टर सेक्रेटरियल ऑडिट का भी है. आपको विश्वास नहीं है? रुकिए 1 ही मिनट रुकिए, आपको विश्वास. ये देखिए, ये है आपका ICSI का मॉड्यूल. मतलब आपको पता है, आपके पास है, आप उससे से पढ़ रहे हो, बट मैं स्टिल आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं सही रास्ते पे हूँ. सेक्रेटरियल ऑडिट है ऑलरेडी, इंटरनल ऑडिट है ऑलरेडी. तो ये जो ऑडिट के चैप्टर से अगर इधर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट कर दे तो कोई मतलब नहीं. उधर हमको ट्रिपल डिटेल में पढ़ना है, इधर से बहुत ज़्यादा डीप. समझे? तो हम आते हैं हमारे इधर वापस. ये वाला नहीं, इसको लीव बाई, नो नॉट सेव.
और हम इधर आते हैं, डेफिनेशन जस्ट पढ़ लेते हैं। IIA इंटरनल ऑडिट की एसोसिएशन क्या बोलती है? बोलती है कि इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस है। पकड़ा गया, मैंने क्या बोला था? ऑडिट अगर है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव, हर जगह पे चेपेंगे। अब एडिशनली आ रहा है कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू ऐड वैल्यू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। देखा, पकड़े गए। मैंने बोला था ना तुमको, हर जगह पे एक ही चीज चेपी जाएगी। आप एक बार उसको अच्छे से समझ लो, एक बार मेरे लेक्चर में स्टार्टिंग में ध्यान दोगे, बाकी चैप्टर में भले ही स्किप कर पाते जाऊंगा, बट आपको याद रहेगा कि एक ही डेफिनेशन है जो हर बार चेप रहे हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्प्लिश करने में, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच है। ये सब बकचोदी है, छोड़ो, ये भी आप पढ़ लेना। ये कुछ एक लिख रहे हैं, सेक्शन बता रहे, पढ़ लेते हैं। फंक्शंस एंड एक्टिविटीज यूज्ड इन सेक्शन 138 सबसेक्शन 1, मतलब ये जो इंटरनल ऑडिट वाला है वो क्या बोलता है? मच वाइडर स्कोप है। फाइनेंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये ऐसा नहीं है, इट इज इंटरनल ऑडिट। पूरी कंपनी का कोई भी एरिया हो उसकी इंफॉर्मेशन लेके ऑडिट करना है। मुझे आपको ना बताना है प्रैक्टिकल चीज़। इफ़ यू अलाउ मी टू स्किप ऑल दीज पार्ट्स एक्सेप्ट दिस वन, ये मैं पढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ये मैं पढ़ा के, ये स्किप करके आपको मैं एक्चुअल प्रोसेस ऑडिट का एक कंपनी में कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। इसका भाई बहुत सिंपल है। अगर लिस्टेड कंपनी है, इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग ऐसा नहीं पड़ता है, समझो। हाँ, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ है, उससे ज़्यादा है। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, उससे ज़्यादा है। आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा है। टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है। और प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, तो बेसिकली ये पूरे लिमिट में ये दो पार्ट अगर प्राइवेट कंपनी के हैं, बस समझे। 25, 50, 100, 200, 25 into 2, 50, 50 into 2, 100, 100 into 2, 200. That is basically the limit of internal auditor appointment. Easy. ठीक है सर, आप ना वो प्रोसेस बताओ। ठीक है, मैं अगर इसमें पेज ऐड कर पाऊँ तो कहीं तो एक, हाँ ये ऑप्शन। मैं मेरी कंपनी का बताता हूँ। मैं हूँ कंप्लायंस डिपार्टमेंट में। हमारी कंपनी में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन जस्ट बता रहा हूँ, जो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरियल वर्क होता है वो अलग होता है, और कंप्लायंस, मैं सेक्रेटरियल भी थोड़ा बहुत संभालता हूँ, बट हमारी कंपनी में ये अलग अलग है। मतलब ये है एक ही HOD के अंदर आते हैं, बट काम करने वाली टीम्स कम्प्लीटली अलग है। आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम एंड सेक्रेटरियल टीम वो जो मेरी कंपनी का कंप्लायंस संभालता है। ओके, मैं भी सेक्रेटरी करता हूँ, बट इतना नहीं करता हूँ जितना सेक्रेटरी टीम में जाता है। ओके, अब ये कंप्लायंस टीम है। इसमें मान लो ये बंदा एक है, ये है शेट्टी, कोई भी एक बंदा, ये है चेट्टी उसका छोटा यार, और ये राजू, इन दोनों का बॉस, चेट्टी और शेट्टी का बॉस। ओके, ये है शमन, एक शमन नाम का बंदा है। ये शमन कौन है? इंटरनल ऑडिटर। देखो, ऐसा नहीं होता एक ही बंदा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा फॉलोअप होता है। मैं आपको बहुत छोटे से लेवल पे बता रहा हूँ। एक शमन बंदा है, ये फर्म है इंटरनल ऑडिटर की, शमन एंड एसोसिएट्स। इनको हमने अपॉइंट किया था इंटरनल ऑडिट करने के लिए। शमन अभी आ रहा है, शमन को चीज़ें चेक करनी है। अब शमन के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो अकाउंट्स, देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, अकाउंट्स का उसको चेक करना है, उसको और चेक करना है। मान लो फंड अकाउंटिंग यानी ऑपरेशंस का, फंड अकाउंटिंग जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है उसका, उसको RTA का चेक करना है, उसको इन्वेस्टमेंट्स का चेक करना है, उसको जो वेबसाइट टीम है उसका चेक करना है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जो मार्केटिंग टीम है, इन सब का कंप्लायंस चेक करना है, लॉ में जो लिखा है वो हो रहा है कि नहीं। अब शमन के लिए इन सब से फॉलोअप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि शमन जो है वो इन सब को नहीं जानता है। शमन को हम बोलेंगे, शमन सुनो, ये राजू है, इसकी टीम में ये शेट्टी और चट्टी है।
ये दोनों से तुम फॉलोअप करो, इन दोनों को बोलो मुझे ये डेटा चाहिए। ये दोनों लोग कंपनी में काम करते हैं, ये अकाउंट आरटीए सबको जानते हैं, ये दोनों लोग तुमको इनसे डेटा लेके देंगे और तुम उनको उनसे डेटा लेना। तो शमन क्या करता है, चेट्टी और शेट्टी को बोलता है, देता है ये डेटा रिक्वायरमेंट। ये बोलता है सुनो, ये है मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा, मुझे ये बाय दिस डेट चाहिए, आप दोनों मुझे गैदर करके दो। फिर शेट्टी और चेट्टी जो है ये आते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से, ओ अकाउंट्स वाले भैया ये वाला डेटा दो, ओ फंड अकाउंटिंग, ओ आरटीए ये वाला डेटा दो, जल्दी दो, फॉलोअप करते, सब काम छोड़ो पहले डेटा दो। ये सब चलता रहता है, कुछ प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ऑडिट ऐसा 2-3 दिन में नहीं खत्म होता है, महीनों चलता है, महीनों का प्रोसेस होता है। इंटरनल ऑडिट तो हर क्वार्टर पे चलता है, आपको देखा था ना, क्वार्टरली रिपोर्ट जाता है, तो इंटरनल ऑडिट का क्वार्टरली रिपोर्ट जाता है, हर क्वार्टर का इंटरनल ऑडिट हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो इन सब से जो रिपोर्ट्स आएगा, डेटा आएगा, कैसा है ना, ये अपनी रिक्वायरमेंट कैसे भी देगा, फिर उसको समझ के ये इन डिपार्टमेंट्स में बांटेगा, इन डिपार्टमेंट से उसको डेटा आएगा, ये उठाएगा और ये डेटा इसको देगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस। अगर शमन डायरेक्टली इन लोगों से कांटेक्ट करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द ऑडिट प्रोसेस बेसिकली। इंटरनल ऑडिट ऐसा होता है, ऐसे ही लेवल पे जो है अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है कि ये बंदे आएंगे, इनसे फॉलोअप करेंगे, ये इनसे करेंगे। इन केस शमन को डाउट है, शमन को है क्वेरी, शमन को है डाउट, जो डेटा है ये सही है या नहीं, इसको चेक करना है, उसको समझना है कि ये डेटा है ना, आपने ये ऐसा क्यों लिखा। देखो शेट्टी और चट्टी जो है वो इतने होशियार तो नहीं है कि उनको सब आता होगा, इन लोगों का काम इनको आता है, शमन चट्टी शेट्टी चट्टी को उनका काम आता है। तो जब इसको क्वेरी है तो ये शायद इनको पूछेगा, ये बोलेंगे आप सुनिए मैं आपको इनसे कनेक्ट करवाता हूँ, इनसे बस पूछ लीजिए, या फिर इनका डाउट है इनसे पूछ लीजिए, कॉल पे आएंगे, बात करेंगे, ये इनको समझाएगा, मैटर क्लोज। ओके यस सर, ओके समझा सर, दिस इज मोर बेनिफिशियल देन रीडिंग दिस। यस CSR, भाई CSR क्या होता है, पैराग्राफ पढ़ लेना, CSR यू नो। एप्लीकेबिलिटी क्या है भाई, इसके ना अगर आप मेरा एक, मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइम है, मेरा एक 1.5 घंटे का सेक्शन 135 का वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जाके अगर एक बार वो वीडियो देख लोगे तो आपको CSR बहुत डिटेल में आ जाएगा। एनीवेज आप ग्रुप 1 दे रहे हो, आपका CSR ओपन बुक सब्जेक्ट है, तो आई रिकमेंड कि एक बार आप देख लीजिए, आपको जो प्रोविजंस वगैरह याद करना थोड़ा ईजी हो सकता है। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR स्पेंडिंग, CSR कमिटी कैसे होगा। CSR का रिक्वायरमेंट आप पे तब आएगा जब आपका 5 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हो, आपका जो है टर्नओवर हो 1000 करोड़ से ज़्यादा, या आपका नेटवर्थ हो 500 करोड़ से ज़्यादा। तो अगर आपके लास्ट ईयर में ये सब फॉलो हो रहा है तो भाई करो CSR। बट CSR कितना करना है वो भी आपकी एक लिमिट है, इधर इन्होंने दे के रखी होगी। अगर आपका ऐसा है तो क्या करना है, आपने ये सब अगर फॉलो होता है तो आपने CSR कमेटी बनानी है, 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर की, उसमें से कम एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास 2 ही डायरेक्टर हो तो चलेगा। देखो अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट है तो आपको 3 डायरेक्टर, इफ़ नो तो आपको रखना है 2 डायरेक्टर विच इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए इसमें से। ओके समझे, ठीक है सर समझा। CSR पॉलिसी अडॉप्ट करना है, और कितना करना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये स्कोप वोप तो अच्छी बात है। ये क्या है अपना वो शेड्यूल 7। 3 चीज़ें अभी हमने को पढ़ने की, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्यों करना है CSR ऑडिट, CSR ऑडिट का पर्पस क्या है, और मेथोडोलॉजी क्या है। सेम चीज़ पढ़ेंगे बट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ CSR। याद रखना ऑडिट ही होता है, बट उसका जो स्पेसिफिक लेग है वो आपको उस स्पेसिफिक लेग के रिलेटेड ही देखना है। CSR ऑडिट क्या करता है, एक्चुअल CSR परफॉर्मेंस अगेंस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव सेट बाय कंपनी। मैं बोल रहा हूँ मुझे इतना करना है और मैं कर इतना ही रहा हूँ। मुझे बोल रहा है मुझे देश बदलना है, मैं अपने घर नहीं बदल पा रहा हूँ। समझ रहे हो,
तो ये जो होता है मेरा जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया है, क्या मैं उसको मैच कर पा रहा हूँ CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से. Also provides what level of decision making, mission statement, guiding principle, business content are aligned with social responsibility. Audit helps meeting the expectation of stakeholder group related to social and environmental responsibilities of the company. Purpose क्या है भाई? To ensure compliance of Companies Act with respect to कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना, पॉलिसी अडॉप्ट करना और CSR एक्टिविटीज़ के रिस्पॉन्स में जो भी स्पेंडिंग है वो अप्रोप्रिएटली करना. To facilitate transparent monitoring mechanism and a mentor for the company's CSR activities and implementation of CSR policy. To evaluate internal control and governance framework, to assess the project life cycle, to conduct a financial review of project to confirm utilization of budget. 5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ ही खर्च हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, हो सकती है. मेथडोलॉजी भाई, क्या मेथड होनी चाहिए? देखो, पॉलिसी रिव्यू करो, कंपनी का जो कमेटी है उसका स्ट्रक्चर रिव्यू करो, कंपनी का स्ट्रक्चर रिव्यू करो, स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट रिव्यू करो, पार्टनर आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, मॉनिटरिंग, सब रिव्यू करो. बेनिफिशियरीज जिनको इसका बेनिफिट मिल रहा है, बोल रहे हैं हमने CSR के लिए गली गली में कचरे के डिब्बे लगाए, मैं जा रहा हूँ उस गली में देख रहा हूँ 2 कचरे के डिब्बे लगाए 4 गलियों के बीच में, लोगों को जाके पूछता कुछ बेनिफिट हो रहा है? अरे हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर इन्होंने कचरे का डिब्बा लगाया है, हम उधर क्यों 2 किलोमीटर जाएंगे? बेनिफिट ही नहीं बेनिफिशियरी को. प्रोजेक्ट टीम जिसने काम किया उनसे बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे. रिव्यू ऑफ बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, बजट एलोकेशन, आउटकम्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. देखो CSR में क्या होना चाहिए भाई? इतना पैसा है जो तुमको खर्च करना है, वो 2% मान लो मेरा 4 करोड़ बन के आ रहा है, 4 करोड़ खर्चना है. अरे भाई तुम ये 4 करोड़ कैसे खर्चोगे, ये मैं तुमको साल के पहले पूछूंगा, साल खत्म होने के बाद पूछूंगा 4 करोड़ खर्च हुए या नहीं, बोलेगा नहीं 3 करोड़ हुए. 1 करोड़ का क्या करोगे? अगले साल खर्च करूँगा. कैसे करोगे? फिर से बताओ. ये रिपीट हो रहा है. ये 2% के लिए बोल रहा है. कंडक्ट इंटरनली भी हो सकता है या फिर आप एक्सटर्नली भी करवा सकते हो. कंपनी का खुद ही कंपनी एक CSR ऑडिट अपने एम्प्लॉय के थ्रू करवा सकता है, किसी बाहर वाले को अपॉइंट करके करवा सकता है. बट कंपनीज पब्लिश पीरियोडिक रिपोर्ट ऑन सोशल एक्टिविटीज थ्रू देयर वेबसाइट पे तो जाता है. बट कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एनेक्स रिपोर्ट ऑफ CSR विद बोर्ड रिपोर्ट. देखो आपको जो करना है करो एडिशनल, बट जो लॉ बोलता है मिनिमम वो तो करो. मैं बोल रहा हूँ बोर्ड रिपोर्ट में जाना चाहिए. उन्होंने मैं तो कंपनी की वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, मैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डाल रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बोर्ड रिपोर्ट बोला ना, उतना काम करो. फिर जो हमारा कवरेज है CSR ऑडिट, क्या कवरेज है? शेड्यूल 7. आई होप दिस यू कैन रीड. ये सेम वही पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ोगे तो समझ जाएगा आपको. वही रूरल डेवलपमेंट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, ये सब चेकलिस्ट बाद में पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे टेक ओवर ऑडिट और हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट. जस्ट अ सेकेंड, बढ़ते हैं आगे. इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट. इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट में क्या होगा? जो आपका PIT रेगुलेशन है उसका कंप्लायंस देखेंगे. क्या आएगा उसमें? हम PIT में पढ़े हुए हैं कि इनिशियल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड्स विच इज़ टू बी मेड बाय ओनली प्रमोटर, KMP, डायरेक्टर्स इंटरनली. कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर मेड बाय प्रमोटर, एम्प्लॉई, डायरेक्टर इन केस उनका ट्रेड वैल्यू एक्सीड करता है 10 लाख रुपीज़ इन अ कैलेंडर क्वार्टर. व्हाट इज़ अ कैलेंडर क्वार्टर? जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर. और वैसा होते ही आपको 2 दिन के अंदर ट्रेडिंग डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना है. ट्रेडिंग प्लान सबमिशन, कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, ट्रेड्स का प्री क्लियरेंस, कोड्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट, रोल ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन, मैनर ऑफ डीलिंग विद UPSI. ये सब तो है सिंपल, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे. दिस इज बेसिकली, ये सब अब जो लिस्ट इतनी बड़ी देख रहे हो चेकलिस्ट है. आपने जो PIT में एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, कन्वर्ट दैट इनटू अ चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे मैंने आपको एक प्रोविजन से एग्जांपल बताया था. सेम. ओके, आई थिंक मैंने टेक ओवर लिया है कि नहीं.
ओह वी स्किप द टेक ओवर बाकी है हमारा, सॉरी। टेक ओवर कोड क्या होता है? कंप्लायंस ऑफ SAST रिक्वायरमेंट्स, या फिर कंपनीज एक्ट में भी कुछ टेक ओवर के प्रोविजंस है, इफ़ यू रिमेंबर, उसका कंप्लायंस, बट मोर सो इट इज़ ऑन टेक ओवर फ्रॉम सेबी साइड। ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, टाइमली डिस्क्लोजर, मॉनिटरिंग एंड प्रमोटर होल्डिंग्स, टाइमली इंटीमेशन, टाइमली रिपोर्ट्स अंडर SAST, चेकिंग टाइमली कंप्लायंस, ये हमारे कुछ कैटेगरीज है जिनके अंडर थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। Identify and categorize of identify and categorize acquire, that is promoter group, person in control, pack, person acting in concert, associate, immediate relative, ये सब हमने SAST में डेफिनेशंस पढ़े हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे अक्वायर को और उसको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करेंगे मतलब क्या वो प्रमोटर है या फिर पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, पर्सन इन कंट्रोल है, एक्टिंग इन कंसर्ट है, एट्सेट्रा। ये एक चीज़ है। उसके हिसाब से और चीज़ देखेंगे, टाइमली डिस्क्लोजर्स हुए हैं बाय प्रमोटर, मेंबर, पैक रिलेटिंग टू एक्विजिशन, ट्रांसफर, इनकम्बरेंस, ये सब प्रोविजंस हमने पढ़े हैं। इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटिंग ग्रुप, pack, necessary action as required, ensuring that timely intimation is sent to stock exchange in respect of transfers exempt under this। अगर आप ना सभी वेबसाइट देखोगे, लेट जस्ट ट्राई कि मैं आपको दिखा पाऊँ, लेट मी जस्ट ट्राई। आप खुद जाके पढ़ोगे तभी जब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ऐसा मुझे तो लगता है। सभी की वेबसाइट पे जाइए, ये सबसे पहला जो आता है ना आपका व्हाट्स न्यू, व्यू ऑल में जाइए, सर्च बार में SAST या एग्जाम्पशन ऐसे वर्ड सर्च कर दीजिए और आपको ये देखिए, जो हम इधर पढ़ते हैं ना, ये रेगुलेशन अंडर SFC एग्जाम्प्ट, रेगुलेशन 11, कि सेबी को अगर आप कुछ बोलोगे तो सेबी एग्जाम्प्ट करेगा। तो एग्जाम्पशन ऑर्डर अंडर रेगुलेशन 11 ऑफ सेबी SST रेगुलेशन इन द मैटर ऑफ भारत सीड्स लिमिटेड, ये अब भी जस्ट आया है। इन्होंने कुछ अप्लाई किया होगा, उसके अगेंस्ट में इनको ये एक्विजिशन पे कंप्लायंस के लिए उनको एग्जाम्पशन दे दिया होगा सेबी ने। देखो ये सब ऑर्डर आते रहते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा जाके चेक करना पड़ता है। अगर आप इसमें से कोई भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो अगर आपको चुल है, थोड़ा समझना है, एज अ स्टूडेंट नॉलेज चाहिए आपको, तो प्लीज़ आइए पढ़िए, आपको प्रैक्टिकली समझेगा। इफ़ यू वांट कि आपको एग्ज़ाम ही देना है, SST में कुछ करना नहीं है, तो इतना पढ़ोगे तो दैट इज़, बट पढ़ना चाहिए। Timely reports are filed in respect of transfers exempt under SST with stock exchange SEBI. Thoroughly examine the takeover regulation through checklist and timeline for compliance. Takeover audit for business deal may be done as pre-acquisition and post-acquisition. आपका जो audit होता है वो आप pre-acquisition audit भी कर सकते हो और post-acquisition भी कर सकते हो, in order to avoid desired results to investors and in order to provide the desired results to investors and ensure business acquisition deal is executed in the most effective manner. Concept of takeover has been evolved. Takeover audit furnishes a cost benefit analysis to suggest a strategic plan for durable long term strategy. Okay, meticulous takeover audit through due diligence process helps companies take advantage of legitimate business opportunities while at the same time minimize risk. देखो अगर आप टेक ओवर ऑडिट अच्छे से करोगे ना, तो बेसिकली इट इज़ हेल्पिंग एज ड्यू डिलिजेंस। आप वो कंपनी को अक्वायर करोगे, उसको ऑडिट कर लिया, तो आपको पता चलेगा भाई अगर मैं इसको अक्वायर करूंगा 100 करोड़ में, तो मुझे 120 का प्रॉफिट नहीं होगा। इस कंपनी का तो 120 करोड़ का बोरोविंग है किसी और से, तो मैं वो पैसा रिटर्न कब करूँ? इसको ही अक्वायर करने के लिए मैंने बोरो किया है, वैसा। Strong takeover audit cum due diligence process is censorious to ensure that the acquirer is fully aware of aspects proposed to the business deal, provide access to vital understanding that is used to negotiate the final price. Okay. अब कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, आपको ना नोट्स इसके सारे बनाने पड़ेंगे। मैंने जितना दिया है वो तो ठीक है, बट एडिशनली अगर मैं कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये पॉइंट ना याद नहीं रहेगा, आई हैव टू राइट इट, तो यू हैव टू राइट इट। अगर आप वायलेट करोगे टेक ओवर रेगुलेशन यानी SST रेगुलेशंस को, तो क्या होगा आपको हो सकता है डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। आपने जो शेयर्स एक्वायर किए बेचो, ट्रांसफ़र करो, कहाँ? इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में। डायरेक्ट टारगेट कंपनी को या डिपॉजिटरी को बोल सकते हैं इसको शेयर मत देना,
इसने अक्वायर भले किया, इसको दो मत, क्यों भाई तुमने कंप्लायंस नहीं किया। अक्वायर को बोलेंगे भाई तेरे को शेयर्स मिल गया ना, वोट नहीं कर सकता, डिबार करेंगे भाई, जो जो रिस्पॉन्सिबल था स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं लगाने का, बाहर बाहर निकलो। फिर डायरेक्टिंग अक्वायरर टू मेक ओपन ऑफर, डायरेक्टिंग अक्वायरर टू नॉट कॉज और एंड टारगेट कंपनी टू नॉट इफेक्ट डिस्पोजल ऑफ असेट्स। भाई टारगेट कंपनी जो है उसके असेट्स को टच नहीं करना है। भाई तुमने टेक ओवर कोड नहीं कंप्लाई करके अक्वायर किया है, तुमने अक्वायर क्यों किया था, तुमको असेट्स बेचने थे, बट अगर तुमने लॉ को कंप्लाई नहीं किया तुमको असेट नहीं बेचने देंगे, वट एवर रीजन। ओके, डायरेक्टिंग अक्वायर टू मेक ऑफर एंड पे इंटरेस्ट ऑन द ऑफर प्राइस। अगर तुमने ऑफर नहीं दिया, मतलब अगर मान लो मैंने ऑफर जो देना था ओपन ऑफर दिया ही नहीं, तो तुमको बोले ऑफर दे और इंटरेस्ट पे कर उस पर भी, क्योंकि तुमने डिले किया है इस पर। Directing acquire not to make open offer or enter into transaction that would trigger open offer if the acquirer fails to make payment of open offer consideration. Directing acquirer to pay interest of delayed payments of open offer consideration. Directing any person to seize and desist from exercising control acquired over any target company. Directing divestiture of such number of shares as would result in shareholding pattern, shareholding of acquirer and pack in with him being limited to maximum permissible नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। देखो अगर आपने लिमिट एक्सीड कर दी है तो तुमको बोल के बेच के थोड़ा कम कर दो, जितना भी आपका जैसा छोटा नॉन कंप्लायंस है छोटी सजा, बड़ा नॉन कंप्लायंस है बड़ी सजा। इन एनी प्रोसीडिंग सभी शैल कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सिंपल। टेक ओवर कोड का अगर तुमको मैं बोलूँ चेकलिस्ट खुद से बनाओ, क्या बना पाओगे? हाँ सर बना पाएंगे। लेट मी जस्ट ओपन द मॉड्यूल। हम जाएंगे SAST नहीं, टेक ओवर ऑडिट। ये पेज 321 बोल रहा है। लेट्स गो टू पेज 321। ओके, दिस हैज टू बी 350 और समथिंग। यस, ये हमारा टेक ओवर ऑडिट था। और जस्ट टू इंश्योर, यस देखिए इसमें उन्होंने चेकलिस्ट दिया नहीं है। आई एम जस्ट इंश्योरिंग कि मेरी तरफ से कुछ गलती ना हो। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट मॉड्यूल है, इसमें चेकलिस्ट नहीं है, बट एग्जामिनर जो है आपको पूछ सकता है टेक ओवर की चेकलिस्ट बताओ, तो इसकी चेकलिस्ट ना हम ये बाकी चेकलिस्ट जब पढ़ेंगे ना बना लेंगे, या फिर अगर मैं आपको एक बार ये चेकलिस्ट पढ़ा दूंगा है सारी, तो आप टेक ओवर की चेकलिस्ट खुद से बना सकते हो। कुछ नहीं, उसमें 10 पॉइंट एट मैक्स बनाने हैं आपको, आपका रेगुलेशन समझ के। जैसे कि अगर आप इधर जाओगे, ये जो बेसिकली दिया है ना, ये चेकलिस्ट टू चेक वेदर acquirer is categorized correctly as per law, to check whether timely disclosure ये जो दिया है प्रमोटर ने इन्होंने किया है या नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ें 10-12 लिखनी है मैक्स। 10-12 बहुत है, कम भी लिखोगे तो चलेगा, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। दैट्स इट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब तक हमने जितना पार्ट कंप्लीट किया आपको समझा होगा, और मैंने जितना जो फोर्सफुली आपको डांटा है उसका आपको पर्पज़ समझा होगा कि हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि मुझे डांटना है, मुझे ये बताना है कि चैप्टर जो है रिपीट करेगा, आपको बस प्रोविजन पे ध्यान देना है और चेकलिस्ट पे ध्यान देना है, एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर लाइक सेकेंड्स। तो आई थिंक ये नेक्स्ट लेक्चर में तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि लेबर लॉ बस ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है। बट आपने जो पिछले साल या फिर जब भी आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया होगा उसमें जो आपने सेटिंग ऑफ अ बिजनेस वाले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, अभी किसी और में चला गया तो वहाँ पढ़ा होगा ये लेबर लॉ, वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हमको बस रिवाइज करना है, सिंपल। होप यू लाइक द लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो।